गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इस जो चैप्टर है अपना सांवले सपनों की याद पार्ट 4, जिसे कि हमने इसका पहला भाग यानी कि इसका कुछ भाग हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे, मतलब जो चैप्टर हमारा छूट गया था उसे आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हमने अब एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। कि हमने जाबिर हुसैन जी ने जो सालिम अली जी के बारे में लिखा है उनके बारे में हमने सालिम अली जी के बारे में जो जो पढ़ा था उसे एक बार हम दोहरा लेते हैं। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उनकी एक अंतहीन यात्रा, यानी कि लेखक इसमें कह रहे हैं कि जो पक्षी प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति प्रेमी सालिम अली थे वो अपनी अंतिम यात्रा, यानी कि उनकी कैंसर से उनका निधन हो गया था, तो वो अब उनकी अंतिम यात्रा इसी को ही कहा गया है। तो अब क्योंकि उनको मृत्यु के बाद उन्हें ले जाया जा रहा है तो कह रहे हैं कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है, यानी कि उनका जो उन्हें लेकर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो सुनहरे पंखों वाले पक्षियों के उस पे वो उड़ते हुए सालिम अली जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे आगे आगे सालिम अली हैं, पीछे पीछे सब हैं, सब दुखी हैं। सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो कब लौटेंगे दोबारा। फिर बताया गया है, उन्होंने बताया इसके बाद कि वो पक्षी प्रेमी थे। तो किस तरह से थे कि लोग तो पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, कि उन्होंने बताया है कि लोग पक्षियों को, प्रकृति को आदमी की नजर से देखते हैं, मनुष्य की नजर से देखते हैं, यानी कि स्वार्थ पूरा हुआ और वो प्रकृति और पक्षियों को भूल जाते हैं। तो लेकिन जो सालिम अली थे वो प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते थे, पक्षियों को पक्षियों की ही नजर से देखते थे और उनका दुख दर्द महसूस करते थे और दुख दर्द महसूस कर उन्हें उनके दुख दर्दों को दूर करने का प्रयास करते रहते थे। उनके जीवन का एक यही मेन लक्ष्य या जो जिंदगी का उनका जो लक्ष्य था वो यही बन गया था। पक्षियों की देखरेख करना, प्रकृति की देखरेख करना, पर्यावरण की देखरेख करना, यही उनका एक जीवन का लक्ष्य बन चुका था। तो लेखक कहते हैं कि जो लोग हैं वो उसे सिर्फ प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते हैं, पक्षियों को पक्षियों की नजर से देखते हैं, मनोरंजन करते हैं और खुश होते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य देखकर, सुंदर सुंदर पक्षियों को देखकर, उनकी आवाजें सुनकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो उन्हें भुला देते हैं, उनके दुख दर्द को नहीं समझते, प्रकृति के संरक्षण के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यही इसीलिए ये कहा गया है कि वो आदमी की नजर से देखते थे। इस बात का सालिम अली को बहुत दुख था कि मनुष्य प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नजर से ही देखता है, उन्हें उनकी नजर से नहीं देखता है। दूसरा है सांवले सपनों का जादू। तो सांवले सपनों का जादू का उदाहरण देखो लेखक ने दिया है कि जैसे आज कृष्ण जी के बारे में कि क्या कभी कृष्ण जी वृंदावन में रासलीला रचाते थे, पता नहीं, याद नहीं। क्या वो बांसुरी बजाते थे, ये भी याद नहीं। और मतलब ऐसा भी कब वो वहां पर बांसुरी बजाते थे, कब वो वहां पर रासलीला रचाते थे और पूरा वातावरण संगीतमय हो उठता था, ऐसा सुना है। लेकिन आज भी लोग जब वृंदावन जाते हैं और गंगा नदी का सांवला पानी देखते हैं तो वो सारी यादें ताजा हो जाती है। मानो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जब लोग वहां से भजन कीर्तन करते हुए उन गलियों से निकलते हैं, यमुना नदी का सांवला पानी देखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण जी वहां पे अभी भी बांसुरी बजा रहे हैं, रासलीला रचा रहे हैं। वो जो पुरानी बातें हैं वो सामने ही व्यक्ति के जीवंत हो उठती है, किसे देखकर? यमुना जी के सांवले पानी को देखकर। तो उसी तरह से लेखक उदाहरण देना चाहते हैं कि सालिम अली का व्यक्तित्व भी उसी तरह से, पक्षी जैसे हम पक्षियों के बारे में मैं सोचता हूँ तो उनका जीवन मेरे आगे आ जाता है, उनकी यादें मेरे आंखों के सामने ताजा हो जाती हैं। फिर सालिम अली का व्यक्तित्व बताया था कि सालिम अली कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे और 100 साल के वो होने ही वाले थे कि उन्हें कुछ ही दिन बचे थे 100 साल के होने में, लेकिन उन्हें कैंसर नामक बीमारी ने घेर लिया और वो कमजोर हो गए। और प्रतिदिन कमजोर होते होते और जीवन में उन्होंने इतनी लंबी लंबी यात्राएं की प्रकृति के लिए, क्योंकि वो घुमक्कड़ यायावरी थे, यानी घुमक्कड़ किस्म के थे कि हमेशा कहीं ना कहीं जाते थे और जानकारियां लेते रहते थे, प्राकृतिक सौंदर्य देखते थे
और उन प्रकृति की जो भी कमियां थी, जो भी उसमें ऐसा लगता था कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है जो चीजें, उनको वो दूर करने का प्रयास करते थे। तो सालिम अली बर्ड वॉचर भी थे। सालिम अली की आंखें हमेशा पक्षियों को तलाशती रहती थी। ये सब हमने पढ़ लिया। फिर अब देखिए आगे क्या है कि अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया कि किस तरह से सालिम अली पक्षियों की देखरेख करते थे, किस तरह से वो उनसे प्रेम करते थे, ये सब लेखक ने बताया। अब लेखक कहते हैं, और ये भी कहते हैं लेखक कि उनकी पत्नी तहमीना ने भी उनका इस काम में बहुत ही सहयोग दिया। उन्होंने कभी भी उनका विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा उनका सहयोग किया। और वो उनकी जो पत्नी थी वो स्कूल के समय से ही उनके साथ थी। अब देखिए आगे पेज नंबर है अपना 45 और उसके जो 3rd लाइन है वहां से हमारा चैप्टर शुरू रह गया था उस दिन। अब हम आज यहां से शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 45 3rd लाइन। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। अब सालिम अली कहाँ पहुंचे थे? उस समय पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और सालिम अली ने देखा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। तो वहां पे जो गर्म हवाओं के, रेगिस्तानी हवाओं के जो झोंके आते थे, उनसे पशु पक्षियों को नुकसान होता था। तो उनको कैसे बचाया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये सब के बारे में बात करने के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह के पास गए। उनसे उन्होंने बात की। और क्योंकि चौधरी चरण सिंह खुद ग्रामीण मिट्टी से जुड़े हुए थे, यानी गांव में उनका जन्म हुआ था, गांव में वे पले बड़े थे, तो वो भी इन सब चीजों की जानकारी रखते थे, इन चीजों से वो जुड़े हुए थे। तो इसलिए जब उन्होंने ये सारी चीजें सुनी तो उनकी आंखें भी नम हो गई, उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। आज सालिम अली नहीं है, आज चौधरी चरण सिंह भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? यानी कि कौन प्रकृति की रक्षा के बारे में सोचेगा, कौन पर्यावरण की रक्षा के बारे में सोचेगा, कौन इनकी समस्या जो भी इनमें है उनको दूर करने का प्रयास करेगा? ऐसा मनुष्य, सालिम अली जैसा व्यक्तित्व अब आगे शायद ही दुनिया में देखने को मिले। लेखक ने ऐसा कहा है। फिर कह रहे हैं कि कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी कि अब कौन है? सालिम अली तो चले गए, अब इनके बाद कौन है जो इन पक्षियों की रक्षा करेगा? यानी लेखक चाहते हैं लोगों के मन में, इस पाठ के माध्यम से लोगों के मन में पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाना चाहते हैं। तो वो उदाहरण दे रहे हैं कि सालिम अली ये सब काम करते थे, अब वो नहीं है, तो अब ये काम कौन करेगा? अर्थात हमें आगे आना होगा, हमें भी अपनी प्रकृति, पक्षी और हमारे पर्यावरण के बारे में सोचना होगा, उसकी संरक्षण, उसकी सुरक्षा के बारे में हमें, उसके संरक्षण और उसकी सुरक्षा के बारे में हमें सोचना होगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। यानी कि उनके पहले एक बार क्या हुआ था कि उनकी गन से गोरैया घायल होकर गिर गई थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि गोरैया घायल होकर गिरी है। अ फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अब देखिए लॉरेंस के बारे में यहाँ पर लेखक ने कहा है, D.H. लॉरेंस थे जो कि वो भी बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। D.H. लॉरेंस का 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि थे। उन्हें प्रकृति से बहुत गहरा प्रेम था। उन्होंने प्रकृति संबंधित कविताएं भी लिखी थी। इस कारण वे प्रकृति के कवि रूप के में जाने जाते थे। वे स्वभाव से बहुत सीधे, सरल और मानवतावादी व्यक्ति थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है। और जो लॉरेंस थे उनकी भी नस नस में पक्षी प्रेम और प्रकृति प्रेम समाया हुआ था।
तो वो अपने लेख लिखते थे तो भी प्रकृति पर ही आधारित उनके लेख हुआ करते थे, उनकी कविताएं भी प्रकृति पर आधारित हुआ करती थी। तो लॉरेंस सालिम अली की तुलना यहाँ पर लेखक जाबिर हुसैन ने किससे की है? डॉक्टर लॉरेंस से की है, सॉरी D.H. लॉरेंस से की है। तो अब देखिए कि लेखिका जो लॉरेंस की पत्नी थी, उनसे जब उनके पति के बारे में पूछा गया तो उसने क्या कहा उनकी पत्नी ने कि मेरे से ज्यादा तो जो मेरी छत पे गोरैया बैठती है वो इनके बारे में जानती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस भी पक्षी प्रेमी थे और वो अधिकतर अपना समय अपनी छत पर उस गोरैया के साथ बिताते थे, उस गोरैया को के साथ खेलते थे, देखरेख करते थे। तो क्योंकि उन्हें पक्षी प्रेम था इसलिए वो उसके साथ अधिकतर समय बिताते थे। इसलिए उन्होंने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने लॉरेंस का पक्षी प्रेम दर्शाते हुए, उनका उद्देश्य, ऐसा कहने का उद्देश्य क्या था कि वो लॉरेंस का पक्षी प्रेम जताना चाहती थी कि वो किस तरह से पक्षी प्रेमी थे, कि वो इतने ज्यादा मतलब पक्षियों की तरफ आकर्षित थे कि पक्षी के साथ इतना घुल मिल जाते थे कि वो ये कहती हैं कि मुझसे ज्यादा तो पक्षी आपके उनके बारे में बता सकते हैं। तो इस कथन के माध्यम से जो लॉरेंस की पत्नी है वो क्या दर्शाना चाहती हैं, उनका उद्देश्य क्या है ये बोलने का कि वो लॉरेंस को पक्षी प्रेम को दर्शाना चाहती हैं। कहती है मुझसे भी ज्यादा जानती है, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती होगी। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि वो अपना जो लॉरेंस का पक्षी प्रेम है वो दर्शाना चाहती थी। अब आगे देखिए कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वे गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी को ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे, उनके बारे में लोग पूरी तरह से आज भी नहीं समझ पाए हैं। उनको न मतलब समझने का प्रयास करते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से उनको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा है। और कहा है कि सालिम अली क्यों पक्षी प्रेमी बने ये भी बताया है कि बचपन में के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर एक नीले कंठ वाली गोरैया गिर गई थी। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस नीले कंठ वाली गोरैया की, जब वो गिरी तो घायल हुई तो उन्होंने उसे उठाया, उसकी देखरेख की, उसकी दवाई की, उस दवाई पट्टी की, उसको मतलब उसको इतनी, जब तक वो सही नहीं हो गई उसकी देखरेख करते रहे। और इसी बीच उन्हें उससे बहुत अत्यधिक प्रेम हो गया और उसी गोरैया के माध्यम से उसके दुखों को देखकर, उसके दुखों को समझकर और जब उसकी पूरी सेवा की उन्होंने, तो उन्हें और पक्षियों के दुखों का भी ज्ञान हुआ, भान हुआ कि और पक्षी भी इसी गोरैया की तरह, बहुत से ऐसे पक्षी होंगे जो कि देश में, कि जो कि हमेशा इस तरह से दुखी होंगे। तो उन्होंने मन में ठान लिया, अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे इसी तरह से पक्षियों की देखरेख करनी है, उनकी समस्याओं को दूर करना है, उनको खुशी जीवन और खुशहाल जीवन देना है। तो इसीलिए वो पक्षियों के नए नए पक्षियों की दूरबीन थी, उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी। जो लेखक ने कहा भी है उनके अंतिम सफर में ही वो उनके गले से हटी, नहीं तो वो हमेशा उनके गले में दूरबीन लगी रहती थी और वो उस दूरबीन से हमेशा नए नए पक्षियों की खोज किया करते थे। अब देखिए कि अब क्या है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का यानी कि आशय है कि वो पूरी तरह से प्रकृति में तल्लीन रहने लगे थे। लॉरेंस की तरह ही वो भी, कौन? सालिम अली भी प्रकृति में पूरी तरह से तल्लीन हो गए थे, लीन हो गए थे। और प्रकृति की तरह ही उनका स्वभाव भी बहुत ही सरल और सहज हो गया था। तो ये जो पंक्ति है आपकी, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, इसका आशय यह है कि सालिम अली पूरी तरह से लॉरेंस की तरह ही प्रकृति प्रेमी बन गए थे, प्रकृति में पूरी तरह से तल्लीन हो गए थे, उसी में रच बस गए थे। उनका लक्ष्य सिर्फ प्रकृति की देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना उनका लक्ष्य हो गया था। और वो उनका स्वभाव भी प्रकृति की तरह बहुत सरल और सहज हो गया था। अब देखिए आगे कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय
अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब यहाँ पे देखिए टापू से क्या मतलब है कि टापू क्या होता है, पानी से घिरा हुआ एक जगह होती है, ठीक है, जो बीच में एक जगह रह जाती है और चारों तरफ वो पानी से घिरी हुई होती है, तो वो टापू है, समुद्र के बीच में होते हैं। तो वो लेखक कह रहे हैं कि वो टापू नहीं बने, टापू तो क्योंकि एक सीमित जगह में होता है, और समुद्र क्या है, एक अथाह सागर जिसकी की कोई सीमा नहीं होती। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, यानी कि उन्होंने प्रकृति से प्रेम किया, नई नई खोजें की, और आज तक उनके लास्ट समय तक, अंतिम समय तक भी वो प्रकृति और नए नए पक्षियों की खोज करते रहे। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि वो टापू नहीं, एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित हैं, भ्रमणशील यानी घूमने फिरने वाले स्वभाव, यायावरी वही कि जगह जगह पर जाना आना उनका एक स्वभाव बन चुका था। उन्हें महसूस होता था कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में कहीं ना कहीं निकले हैं, कि जो उनके बारे में जानते थे वो ये सब जानते थे कि वो कहीं ना कहीं अगर गए हैं तो वो जरूर नए नए पक्षियों की खोज में निकले हैं, और बस अभी गले से लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम कब लौटोगे ना। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि वो अधिकतर जब भी जाते थे गले में दूरबीन लगाकर निकलते थे और नई नई खोजें करके, नई नई पक्षियों की खोजें करके वो वापस लौट आते थे। लेकिन लेखक आज कह रहे हैं कि वो अब अपने अंतिम सफर पर चले गए हैं। तो क्या आज भी ऐसा ही मुझे तो लग रहा है, ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो किसी नए नए पक्षियों की खोज में वो निकल गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो वो दोबारा गले में दूरबीन लटकाए एक बार फिर से हमारे सामने आएंगे। लेखक कहते हैं कि इनकी याद में मेरी आंखें आज नम है, और कहते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, कि सालिम अली तुम जरूर लौटोगे ना। यानी कि लेखक क्या चाहते हैं कि सालिम अली लौटोगे ना, अर्थात वो हमारे अंदर प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम जगाना चाह रहे हैं कि सालिम अली के रूप में हम में से ही कोई ना कोई प्रकट हो और प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम दर्शाए और लोगों में ये भावना जागृत करने का प्रयास करे। लेखक ने भी यही प्रयास किया है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अभी हमारा ये चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, अब जो अगली वीडियो हमारी होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो सारे इसमें हम करेंगे, और फिर बाद में इसको आप अभी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। उसके बाद जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, उसमें इसके डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके।